और वो खुद उसके पीछे सिर्फ एक कंपनी थी जो फिल्म और टेलीविजन की ओर बहुत ज्यादा झुकी हुई थी। हर किसी की अपनी मुश्किलें थीं, वो भी कोई अलग नहीं थी। इस तरह से नए गाने का अंत अनपेक्षित होने पर जब वो वापस जाएगी तो उसे थर्ड टियर आर्टिस्ट के रूप में अपनी पोजीशन के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ जैसे ही हम दोनों अपार्टमेंट वापस लौटे, मिस क्लेयर अपनी बाहों में डॉक्यूमेंट्स का ढेर लेकर आईं। उसमें हर तरह के मामले थे, एल्बम प्रोड्यूस करना, उसे प्रमोट करने के लिए पब्लिसिटी रन, फैन मीट एंड ग्रीट इवेंट्स, हर तरह की चीजें। सुकून के दिन अब दूर और दूर होते जा रहे थे। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स का वो भारी ढेर देखा तो मैं सरीना के लिए अपने माथे को मलने से खुद को रोक नहीं पाया। सरीना और मिस क्लेयर सोफे पर बैठकर शांति से सब कुछ एक साथ देख रही थीं। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं मुड़ा और किचन में चला गया। ये सेरेना का करियर था। जब तक वो खुश थी बस वही मायने रखता था। मिस क्लेयर, मेरे लिए इन कुछ एड्स को मना कर दीजिए। ये दूसरे दो मैं ले सकती हूँ, लेकिन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी पहले वेरीफाई होनी चाहिए और ये एल्बम रिलीज होने के बाद ही होगा, तभी मेरे पास शूटिंग के लिए समय होगा। सेरीना बोलते समय ढेर को देख रही थी। माथा थोड़ा सिकोड़ा हुआ था। उसने कुछ एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशंस बाहर निकाले। हर वो एड जिसमें जरा सी भी संदिग्ध चीज थी उसे उसने फ्लैग कर दिया। मिस क्लेयर ने टेबल से उन फ्लैग किए हुए एड्स को उठाया और उन्हें ध्यान से देखा। फिर उनके चेहरे पर चिंता की एक लकीर उभरी। क्या हमें वाकई इन्हें मना कर देना चाहिए? इनमें से दो एडवर्टाइजर्स कंपनी के बड़े कोऑपरेटिव पार्टनर्स हैं। अगर हम उन्हें मना करते हैं तो मुझे डर है कि कंपनी के अंदर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगा। मिस क्लेयर, ज्यादा मत सोचिए, उन्हें मना कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ तौर पर लिखा है, कोई इशू नहीं है। और एल्बम के कॉपीराइट को भी मत भूलिए, हमें उसे अपने हाथों में ही रखना है। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। यिंग है को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले कि सेरीना अपनी बात पूरी कर पाती, मैं किचन के दरवाजे पर स्पैटुला हाथ में लिए खड़ा था और अपनी बात जोड़ दी। यिंग है एंटरटेनमेंट के साथ रिश्ता एक पार्टनरशिप है, न कि ओनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट। इस बात की चिंता क्यों करनी कि वे क्या सोचते हैं? ये सुनकर मिस क्लेयर और सेरीना दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। मिस क्लेयर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट देखकर सिर हिलाया। अगर वे दोनों खुद अपनी बात पर अड़े थे तो वो स्वाभाविक रूप से और कुछ नहीं कहेंगी। सेरीना को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई जब तक कि मैं वहां था। अगले दिन वीकेंड पर शहर के मामले निपटाकर मैं अपने होम सिटी वापस आ गया। सेरीना का शेड्यूल और बिजी होता जा रहा था। अब समय था मिया को उसकी स्नैक डिस्पेंसिंग बेबीसिटर की भूमिका से फ्री करने का। सेरीना के सबसे महत्वपूर्ण राइट हैंड लोगों में से एक के रूप में मैं उसे अपनी तरह एक बेबी स्लेव बनकर नहीं रहने दे सकता था। जब मैं घर पहुंचा, मिया सोफे पर छोटे विली को अपनी बाहों में लिए कार्टून देख रही थी। दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और टेबल पर स्नैक्स का एक बड़ा ढेर फैला हुआ था, जिसे देखकर मेरे माथे पर 3 गहरी चिंता की लकीरें आ गईं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सोफे पर बैठे उन दोनों ने अपनी गर्दन घुमाई। एक ही समय में अपने सिर घुमाए। जैसे ही लिली ने मुझे देखा, वो खिलखिला उठी और मिया की बाहों से गिरती पड़ती मेरी बाहों में आ गई। मैंने उसे गोद में उठा लिया। स्वाभाविक रूप से मुझे यकीन नहीं था कि ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन था या नहीं, लेकिन उस पल में मुझे लगा कि लिली का वजन थोड़ा बढ़ गया है। मिया भी खड़ी हो गई और मेरी तरफ एक गर्व भरे और सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ देखा, जैसे वो कह रही हो, देख लो, चाहे वो सेरीना हो या छोटी लिली, मैं उन दोनों को अच्छे से खिला पिलाकर हेल्दी रख सकती हूँ। मेरे पास जवाब देने की एनर्जी नहीं थी। मैं बस ईमानदारी से इतना ही कह सका, तुमने बहुत बड़ी सर्विस दी है, अब वापस जाओ। तुम्हारी सेरीना को अब तुम्हारी जरूरत है। मेरी बात सुनकर मिया ने तुरंत अपने हाथ कमर पर रख लिए और उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। फिर उसने जल्दी से अपना सामान समेटा, अपना सिर ऊंचा और कंधे सीधे करके एकदम कॉन्फिडेंस में खड़ी हुई और मुझे हैरान छोड़ते हुए मेरे पास से गुजर गई। उसने एक कूल वेव दिया और स्टाइल के साथ बाहर निकल गई। पीछे बस अपना एक इनविंसिबल पीछे हटता हुआ फिगर छोड़ गई। मेरा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हुआ। तुम्हें बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। माया को जाते हुए देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो कहीं अनदेखी जगह से एक गाना बज रहा हो, बीइंग इनविंसिबल। कितना भयानक भयानक अकेलापन है। आखिर में मुझे लिली को गोद में उठाकर माया के पीछे भागना ही पड़ा और उसे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने जाना पड़ा। अगले 1 महीने के दौरान मुझे आखिरकार सांस लेने की थोड़ी जगह मिली। उस दौरान लिली को रोजाना स्कूल छोड़ने और लाने के अलावा मैं घर पर ही रहा और द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट पर काम करता रहा। मैं पूरी तरह से एक सॉलिड और भरोसेमंद होमबडी बन गया था। इस बीच सेरीना दिन ब दिन और बिजी होती जा रही थी। उस दौरान जब वो कंपनी में रिकॉर्डिंग नहीं कर रही होती थी तो वो प्रमोशनल अपीयरेंस के लिए दौड़ भाग कर रही होती थी। शॉर्ट में कहूं तो सुबह से रात तक उसके पास बेसिकली कोई डाउन टाइम नहीं था। इसका मतलब था कि वो हर रात सोने से पहले केवल वीडियो कॉल पर ही मुझसे बात कर पाती थी। वीडियो कॉल पर हम दोनों दिन भर में हुई छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते थे।
जिक्र करने लायक बात यह थी कि सेरीना के टॉप टियर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यिंगहाई एंटरटेनमेंट के अंदर कुछ लोग वाकई में बड़बड़ा रहे थे, खासकर तब जब सेरीना ने कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज को मना कर दिया था। उसकी पीठ पीछे होने वाली ये बातें और भी तेज हो गई थीं। हालांकि इन सभी शिकायतों को उस चर्चा बस की लहर ने दबा दिया था जो सेरीना ने हाल ही में पैदा की थी, और कंपनी के चेयरमैन डेविड यांग ने भी कंपनी के अंदर हो रही इन फालतू बातों पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी थी। उनका स्टैंड सिंपल था, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेगा। सितंबर का महीना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महीना होने वाला था। सेरीना का प्रमोशनल कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा था। इंटरनेट अब सेरीना के नए एल्बम की खबरों से भरा हुआ था। एल्बम में द विंड राइजेज, करेज, सी ऑफ फ्लावर्स और न्यू सॉन्ग में आए अन्य गानों की एक सीरीज शामिल थी। रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक बिल्कुल नया गाना भी था जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं सुना था। इसने नेटिजन्स को एल्बम की रिलीज के लिए बेसब्री से काउंटडाउन करने पर मजबूर कर दिया था। सेरीना का वीबो भी ठीक समय पर अपडेट हो गया था। गेट नॉट लैंड्स अबाउंड इनटू स्ट्रीम एंड वाटर आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर को रात 8 बजे हुयिन प्लेटफॉर्म पर ड्रॉप होगा, क्योंकि सेरेना का मोमेंटम इतना बड़ा था कि कई अन्य आर्टिस्ट जिन्होंने मूल रूप से 1 अक्टूबर को अपना नया म्यूजिक रिलीज करने का प्लान बनाया था, उन्होंने चुपचाप अपनी डेट रीशेड्यूल कर ली। उनका रुख ये था कि वे कुछ नहीं कर सकते। आप एक हारने वाली जंग नहीं लड़ सकते। सेरीना के आने से चाइनीज म्यूजिक वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ गया था। हर कोई वजह जानता था और अभी कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसके पीछे यिंगहाई एंटरटेनमेंट के अलावा एक ऐसा आदमी खड़ा था जो किसी फिनोमेनन से कम नहीं था। वापस आने के दूसरे दिन ही मुझे कई कंपनियों से कमीशन रिक्वेस्ट मिलनी शुरू हो गई थी। टीएनए एंटरटेनमेंट भी उनमें से एक थी। वे जो कीमतें ऑफर कर रहे थे वे काफी लुभावनी थीं, लेकिन मैंने उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। सेरीना का एल्बम ड्रॉप होने वाला था और ऐसे समय में दूसरे लोगों के लिए गाने लिखना किसी बेवकूफी से कम नहीं होता। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, चाहे उसमें कैसी भी हलचल हो, मेरी अपनी लाइफ शांत और बिना किसी हड़बड़ी के चल रही थी। 20 सितंबर को मैंने आखिरकार दी आउटकास्ट के सीजन 1 की पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली थी। चेन फोंग ने प्रोग्रेस के बारे में पूछने के लिए पहले कॉल किया था। अब मैं आखिरकार उसे एक कंप्लीट स्क्रिप्ट दे सकता था। अगली सुबह लिली को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने चेन फोंग से कांटेक्ट किया और उसी स्टूडियो की ओर निकल गया जहां हमने पहले काम किया था। भले ही वो एक ही शहर में था, लेकिन चेन फोंग का स्टूडियो मेरे घर से काफी दूरी पर था। उस जानी पहचानी कमर्शियल बिल्डिंग तक पहुंचने में मुझे 40 मिनट से ज्यादा का समय लगा। 6ठी मंजिल पर चेन फोंग पहले से ही ऑफिस में इंतजार कर रहा था। जब मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अपनी बाह के नीचे एक मोटा फोल्डर लेकर अंदर गया तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। क्या ये वाकई वही पुराना और खस्ताहाल स्टूडियो था? पिछली बार जब मैं आया था तो फर्श पर बियर के खाली कैन बिखरे हुए थे और जगह बिल्कुल खाली और सूनी लग रही थी। उस नज़ारे ने मुझ पर काफी गहरा असर छोड़ा था। लेकिन अब स्टूडियो की खिड़कियों पर हरे भरे पौधों के गमले रखे थे जो काफी वाइब्रेंट लग रहे थे। नए डेस्क साफ सुथरी लाइनों में व्यवस्थित थे। 20 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स अपने स्टेशंस पर बिजी थे। चेन फोंग के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और उसने दरवाजे पर ही अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। भाई कैसा लगा? बुरा नहीं है ना? एकदम असली लग रहा है ना? मैंने अपना सिर घुमाया और काफी देर तक चेन फोंग को घूरता रहा। फिर मैंने बस एक बात कही, तुमने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी। चेन फोंग ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और झेंपते हुए हंसा, फिर जल्दी से मुझे अंदर के ऑफिस की ओर खींचने लगा। चलते हुए उसने अपनी आवाज धीमी रखी। शश, धीरे बोलो। सारी सेविंग्स खत्म कर दी? ऐसा भी नहीं है। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये काफी मुश्किल रहा है। तुम यहाँ जो देख रहे हो वो सब ऊपरी दिखावा है। सच तो ये है कि एक बार जब एनिमेशन का प्रोडक्शन असल में शुरू होगा तो अभी मेरे पास जो पैसा है वो भी शायद काफी नहीं होगा। मैंने थोड़ा हैरान होकर अपनी भवें से कोड़ी। यार, तुम दिखावा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? वैसे सच कहूं तो तुम्हारा चेहरा पहले से ही काफी गोल है। दिखावे से काम नहीं चलने वाला। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे पास असल में कितना पैसा है? 5 मिलियन? क्या? मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मेरी आवाज तुरंत तेज हो गई, जिससे कमरे में मौजूद हर स्टाफ मेंबर मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा। अच्छा हुआ कि मैंने अभी भी अपना मास्क पहना हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पहचाना नहीं। धीरे बोलो। मैं जानता हूं कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। 5 मिलियन आखिरी चांस है जो वे मुझे दे रहे हैं। ओल्ड जियांग, सब कुछ इसी पर टिका है। मेरा पूरा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ। मैंने चेन फोंग की तरफ ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखा जैसे कोई अपनी लाइफ के सभी चॉइस पर सवाल उठा रहा हो। 5 मिलियन, और फिर भी वो इसे काफी नहीं बता रहा था और कह रहा था कि शायद ये कवर न हो पाए। यार, क्या तुम मुझे ये बताने वाले हो कि अगर ये फेल हो गया तो तुम्हारे पास वापस घर जाने और अपने परिवार की 100 मिलियन की नेशन वाइड चेन ऑफ सुपरमार्केट संभालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं।
इसी तरह मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि मेरा पुराना सेल्फ जरूर पागल रहा होगा जो इस बंदे के लिए बुरा महसूस किया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और हम दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। मैं एक चेयर पर बैठ गया और चेन फोंग को शांत नाराजगी भरी नजरों से देखा। मैं बस इतना कह रहा हूं, यार तुम एक अमीर किड हो, तुम उन दो घटिया लोगों के हाथों कैसे बेवकूफ बन गए। मेरा ये सवाल सुनकर चेन फोंग सीधा होकर बैठ गया। उसने मेरे लिए एक कप गर्म पानी डाला और ऐसा करते हुए बोला, ठगा जाना मेरी अपनी प्रॉब्लम थी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं था कि मेरी फैमिली के पास कितना पैसा है। और ईमानदारी से कहूं तो भले ही मैंने वोंग जुन को पूरी तरह बेकार कहकर कचरे में डाल दिया हो, लेकिन उसके पास वास्तव में कुछ असली एबिलिटी थी। उसकी प्रोफेशनल स्किल्स सॉलिड थी और उसकी फैमिली सिचुएशन भी खराब नहीं थी। चेन फोंग ने पानी का एक घूंट लिया और एक फीकी मुस्कान दी। ओल्ड जियांग, तुम जानते हो कि ये कैसा होता है? जब तुम किसी को गाली दे रहे होते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस उसे नीचा दिखाने पर होता है, लेकिन असलियत में वो उतना बेकार नहीं था जितना मैंने उसे बताया था। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया। चेन फोंग की बात में दम था। जहां तुम गिरे हो वहीं से वापस उठना। मुझे चेन फोंग का ये माइंडसेट पसंद आया। तो जब तुमने कहा कि 5 मिलियन काफी नहीं हो सकते, तो वहां क्या सिचुएशन है? इस दौरान मैंने सिर्फ ये देखा कि एनिमेशन स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती हैं। मैं एनिमेशन प्रोड्यूस करने के डिटेल प्रोसेस से उतना वाकिफ नहीं हूं। चेन फोंग ने मुझे सीरियस होते देख खुद भी सीरियस हो गया। उसने तुरंत समझाना शुरू किया, ओल्ड जियांग, तुम एनिमेशन इंडस्ट्री को नहीं जानते। ये किसी भी और चीज की तुलना में पैसा बहुत तेजी से जलाता है। बस एक एवरेज टियर का एनिमेटेड शो बनाने में लगभग 10 मिलियन का प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। एनिमेटेड शो बनाना उतना सिंपल नहीं है जितना लोग इमेजिन करते हैं। शुरुआती स्टेज में तुम्हें प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, विजुअल डिजाइन, सीन डिजाइन, कैरेक्टर डिजाइन और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। रुको एक मिनट, मैंने चेन फोंग को उसका लंबा मोनोलॉग शुरू करने से पहले ही काट दिया। जैसे ही मैंने 10 मिलियन सुना, मेरा सिर चकराने लगा। मैं जानता था कि एनिमेशन महंगा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह पैसा फूंकेगा। और अब चेन फोंग ये सारी टेक्निकल डिटेल्स मुझ पे फेंक रहा था। मैं भला इन सब का क्या मतलब निकालता? बेशक मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान था, लेकिन मैं उस ऑल नोइंग सिस्टम के साथ नहीं आया था जो क्रॉसओवर प्रोटैगोनिस्ट्स के पास होता है। मैं हर चीज में एक्सपर्ट नहीं था। यार, इसे सिंपली कहो, तुम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो रहे हो। मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। सीधी सी बात है, तुम्हें सही स्क्रिप्ट चुननी होती है और कंपनी और ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। चीनी एनिमेशन पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ नियम और जरूरतें ज्यादा सख्त हैं। चेन फोंग ने सिर खुजलाया और थोड़ा और सरल तरीके से समझाने लगा। एक बार स्क्रिप्ट रिव्यू पास कर ले तो आप दर्शकों और बाजार की मांग को देखते हैं और उसके अनुसार एनिमेशन तैयार करते हैं। एनिमेशन बनाते समय आप सबसे पहले किरदारों के डिजाइन, उनके कपड़े, व्यक्तित्व और आवाज को फाइनल करते हैं। फिर आप वो संगीत तैयार करते हैं जो एनिमेशन के माहौल और फील से मेल खाता हो। इन 2 स्टेप्स के बाद ही असल में जटिल एनिमेशन प्रोडक्शन शुरू होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एनिमेशन प्रोडक्शन का हर एक मिनट पैसा फूकने जैसा है, और जब एनिमेशन बनकर तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर प्रमोशन का भारी भरकम खर्च आता है। इसलिए कभी भी किसी छोटे एनिमेटेड शो को कम मत समझना। उसका हर एक फ्रेम बजट जलाकर बनता है। चेन फोंग की ये बातें सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद मैंने सिर उठाकर पूछा, यार, तुमने कहा कि एक औसत एनिमेटेड शो में भी 10 मिलियन लग जाते हैं, तो तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? चेन फोंग ने अपने दोनों हाथ फैलाए। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, पर हमारे खर्च काफी कम हो जाएंगे। पहला, स्क्रिप्ट की कोई लागत नहीं है। ओरिजिनल कंटेंट पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। दूसरा, जब एनिमेशन प्रमोट करने का समय आएगा तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारी स्टार पत्नी की मदद चाहिए होगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों अभी अपनी लोकप्रियता के चरम पर हो। समय आने पर अगर तुम दोनों ने शो के किरदारों का कैजुअल कॉस्प्ले भी कर लिया तो ट्रैफिक आसमान छू जाएगा। चेन फोंग मन ही मन हंसने लगा। मैंने अपने होंठ भींच लिए। इस गोल मटोल आदमी ने काफी आगे की प्लानिंग कर रखी थी। ठीक है, जब तुमने इतना सब सोच ही लिया है तो स्क्रिप्ट तुम्हारी है, इसके साथ जैसे चाहे काम करो। बस एक शर्त है, इस शो के साथ कोई नाइंसाफी मत करना। इसे मैंने एक एक शब्द करके बहुत समय लगाकर लिखा है। ये दूसरी दुनिया का एक खजाना है। अगर मुझे वाकई चेन फोंग पर भरोसा नहीं होता तो मैं ऐसी चीज उसे कभी नहीं सौंपता। चेन फोंग ने वो फाइल ली, उसे खोला और ध्यान से पढ़ने लगा। एक नजर देखते ही वो पूरी तरह स्क्रिप्ट में खो गया। कहानी के उतार चढ़ाव ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। एक प्रोफेशनल के नजरिए से देखूं तो मैंने हर सीन, हर किरदार के व्यक्तित्व और छोटी छोटी बारीकियों को बखूबी उकेरा था। यहां तक कि किरदारों के बीच का हर संवाद एनिमेशन के दृष्टिकोण से लिखा गया था। जैसे जैसे चेन फोंग पढ़ता गया, उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई। ऐसी स्क्रिप्ट के साथ उसे अपनी सफलता का पूरा यकीन हो गया था। 1 घंटे बाद वो झटके से खड़ा हुआ और सीधे मेरी आंखों में देखा। ओल्ड जंग,
फिक्र मत करो, ये स्क्रिप्ट और मेरी एक्सपर्टीज मिलकर कमाल कर देंगे। मैं गारंटी देता हूं कि ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने इंटरनेट से सीख कर ये स्क्रिप्ट लिखी थी। अब जब चेन फोंग ने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी तो इसका मतलब था कि मैं गलत नहीं था। मैं मुस्कुराया, खड़ा हुआ और उसके कंधे को मजबूती से थपथपाया। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट सौंपने के बाद मेरे सीने से एक और बोझ उतर गया था। मैंने घड़ी देखी और कहा, दोपहर होने वाली है, चलो लंच करते हैं। इस बार मेरी तरफ से ट्रीट है, अमीरजादे, जो चाहे खा लेना, पर खाने से पहले तुम्हें इस पर साइन करना होगा। चेन फोंग हंसा और अपनी डेस्क की दराज से एक डॉक्यूमेंट निकालकर मुझे थमाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि अब वो कौन सी नई चाल चल रहा है। मैंने हैरानी से वो कागज लिया और उस पर नजर डाली। सबसे ऊपर बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा था, इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट, इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट। मेरे माथे पर तुरंत बल पड़ गए। मैंने नाराजगी भरे लहजे में चेन फोंग की ओर देखा। यार, इसका क्या मतलब है? चेन फोंग का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। ओल्ड जंग, गलत मत समझना। क्या मैंने तब नहीं कहा था? तुम मेरे साथ काम करो, मैं कंपनी की आधी हिस्सेदारी, इक्विटी तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब ये स्क्रिप्ट तुम्हारी है और इस एनिमेशन के सपने को जिंदा रखने की उम्मीद भी तुमने ही दी है, तो स्वाभाविक रूप से आधी हिस्सेदारी तुम्हारी है। ये बकवास बंद करो यार। मैंने तुम्हें ये स्क्रिप्ट इसलिए दी क्योंकि मैं अपने भाई को हारते हुए और अपना सपना खोते हुए नहीं देखना चाहता था। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो, मैं अभी इसे लेकर चला जाऊंगा। मैंने आंखें सिकाड़ी और वो एग्रीमेंट वापस उसकी तरफ उछाल दिया। मैं उसकी अच्छी नीयत समझता था, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हें इस पर साइन करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। साइन करो वरना तुम यहां से नहीं जा सकते। ऊपर कंपनी का नाम देखो। अगर तुम्हें अपने लिए नहीं चाहिए तो इसे लिली के लिए एक तोहफा समझ लो। लिली बड़ी हो रही है और उसके इस चाचा ने अब तक उसे एक भी गिफ्ट नहीं दिया है। इतना कहते ही मैंने देखा कि चेन फोंग फर्श पर गिर पड़ा। उसने मेरी पैंट का कोना पकड़ लिया और नाटक करते हुए जोर जोर से रोने लगा। मेरे होंठ अनजाने में फड़फड़ाने लगे। मैंने लोगों को पैसे उधार मांगने के लिए रोते देखा था, पर पैसे देने के लिए रोते हुए पहली बार किसी को देख रहा था। और इस आदमी ने ये पैंतरा कब सीखा? अगर लिली खुद यहां होती तो वो भी इस पैंतरे के आगे हार मान लेती। चेन फोंग को एक बच्चे की तरह फर्श पर बैठकर मेरी पैंट पकड़कर नखरे करते देख मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी कोई हरकत करेगा। फर्श पर बैठे बैठे ही उसने तिरछी नजर से मुझे देखा और अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश की, पर जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी उसने तुरंत अपना चेहरा मासूम और दुखी बना लिया। मैंने हार मान ली? तुम वाकई एक मुसीबत हो। मैं हार गया। पहले खड़े हो जाओ, फर्श से उठोगे तभी बात होगी। अगर वहीं बैठे रहे तो मैं जा रहा हूं। ये सुनकर चेन फोंग ने मेरी तरफ देखा और ये भांप लिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, तो वो तुरंत खड़ा हो गया। चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कान लिए उसने एग्रीमेंट वापस मेरे हाथों में थमा दिया। ओल्ड जंग, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। एक बार फिर से देख लो, मेरा मतलब समझो, इस बारे में सोचो। स्क्रिप्ट तुम्हारी है और बाद में प्रमोशन के लिए भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचना चाहते तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। अगर हम इस तरह से काम नहीं करेंगे तो मुझे कैसा महसूस होगा? बोलते बोलते उसने डेस्क से पेन उठाया और मिन्नत भरी नजरों से मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसकी ईमानदारी देखी और समझ गया कि यहां मुझे कुछ तो करना ही होगा। बिना कुछ दिए इतनी बड़ी हिस्सेदारी लेना मेरे उसूलों के खिलाफ था, पर मेरे पास एक ऐसा हल था जिससे हम दोनों का काम बन जाता। ठीक है, मैंने एग्रीमेंट उठाया और उसे गौर से देखा। उस पर चेन फोंग के साइन और कंपनी की मुहर थी, 50% हिस्सेदारी। पर जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो था कंपनी का नाम, शी एनिमेशन। मैंने चेन फोंग को तिरछी नजरों से देखा। नाम देखते ही मैं सब समझ गया। इस आदमी ने ये सब बहुत पहले से प्लान कर रखा था। ये पूरा जाल शायद मुझे ही फंसाने के लिए बिछाया गया था। यार, नाम के लिए मैं साइन कर दूंगा, पर एक शर्त पर। मैं इसमें अपनी तरफ से कैपिटल पूंजी भी लगाऊंगा। तुम्हारे पास पैसों की थोड़ी तंगी है ना? तो फिर मैं भी इसमें 5 मिलियन लगाऊंगा। अगर हम ये कर रहे हैं तो ढंग से करेंगे। चेन फोंग को बोलने का मौका दिए बिना मैं बोलता गया, पर मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। मुझे थोड़ा समय दो, अगले महीने के आखिर तक इंतजाम हो जाएगा। तब तक तुम शुरुआती काम में अपने पैसे लगाओ। चूंकि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने एक इन्वेस्टर के तौर पर जुड़ने का फैसला किया। मेरे पास अभी कैश नहीं था, पर अगले महीने मेरी पत्नी के पास पैसे होंगे। एक बार एल्बम की सेल के आंकड़े आ गए तो पैसा काफी अच्छी मात्रा में आने लगेगा। चेन फोंग चुपचाप खड़ा रहा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पर अंत में उसने कुछ नहीं कहा। मेरे साइन करना ही उसके लिए काफी था। साइन होने के बाद उसने एग्रीमेंट फाइल में रख दिया।
अब बस बिजनेस रजिस्ट्रेशन अपडेट करना बाकी था। आधा काम निपट चुका था। चेन फोंग के चेहरे पर आखिरकार एक बड़ी सी खुशी आई और उसने ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मेरे कंधे पर हाथ रखा। अरे ओल्ड जंग, चलो, आज मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा और इसी बहाने मैं तुम्हें कंपनी के खास लोगों से मिलवा देता हूं। इसे प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले की एक आधिकारिक कंपनी डिनर समझ लो। मैंने सिर हिलाया। अब तकनीकी रूप से मैं भी इस कंपनी का हिस्सा था। लोगों को जानना जरूरी था। ऐसा लग रहा था कि एक हाउस हस्बैंड बनकर गुमनामी की जिंदगी जीने का मेरा सपना अब धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मैंने मन ही मन एक आह भरी। मैंने बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहा था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वाकई जैसा कहते हैं, काबिलियत जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। मैं चेन फोंग के ऑफिस से बाहर निकला। बाहर स्टाफ काम में लगा हुआ था। चेन फोंग ने गलियारे में खड़े होकर अपने हाथ में पकड़ी स्क्रिप्ट लहराई और जोर से ताली बजाकर सबका ध्यान खींचा। स्टाफ ने अपना काम रोका और हमारी तरफ देखने लगा। बाकी केबिनों से 5 लोग और बाहर आए। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उनमें से कई एक पल के लिए जैसे जम से गए, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। चेन फोंग ने सबको इकट्ठा देखा और मुस्कुराते हुए चिल्लाया, सब लोग एक पल के लिए काम रोक दें। मैं आप सबको अपने एक साथी से मिलवाना चाहता हूं। आप में से कई लोग सोच रहे थे कि हमारी कंपनी का नाम शी एनिमेशन क्यों है। अब आप समझ जाएंगे। मेरे बगल में जो खड़े हैं वे इंटरनेट पर तहलका मचाने वाले गीतकार जेम्स रिवर हैं। वे भी मेरी तरह कंपनी के 2 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक हैं। और एक और खुशखबरी है, हमारे पास एनिमेशन स्क्रिप्ट आ गई है। जो स्क्रिप्ट मैंने अभी पकड़ी है, इसी पर आज से हम काम शुरू करेंगे। सबको बहुत मेहनत करनी होगी। मैं आप सबका पहले ही शुक्रिया अदा करता हूं। आज लंच मेरी तरफ से है, चलो जमकर दावत उड़ाते हैं। चेन फोंग के चुप होते ही पूरे कमरे में तालियों और शोर की गूंज उठी। स्टाफ अभी नया था और उन्हें कंपनी के भविष्य की चिंता थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई खास काम नहीं था। चेन फोंग की सैलरी से वे खुश थे, पर डर था कि कहीं कंपनी बंद न हो जाए। पर अब उनके सामने देश का सबसे चर्चित नाम खड़ा था। सबको अचानक कंपनी का भविष्य उज्जवल लगने लगा। चेन फोंग ने रेस्टोरेंट बुक करने का निर्देश दिया और मुझे उन 5 लोगों के पास ले गया जो केबिन से बाहर आए थे। उन 5 में 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। 4 काफी युवा थे, लगभग 20 साल के आसपास, और सिर्फ एक व्यक्ति 30 की उम्र पार कर चुका था। वे दोनों युवतियां क्लासिक एनिम प्रेरित कपड़ों, एनिमे इंस्पायर्ड आउटफिट्स में थीं, दिखने में बहुत प्यारी और मासूम, और वे जुड़वा थीं। मैंने चेन फोंग को फिर से तिरछी नजरों से देखा। क्या ये आदमी फिर से कोई गड़बड़ करने वाला था? सच कहूं तो पिछली बार जब चीजें बिगड़ी थीं, तो इसी तरह के एनिम लुक की वजह से ही मेरा इंप्रेशन खराब हुआ था। चेन फोंग ने परिचय शुरू किया। उसने मुझे आगे बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा सबसे करीबी भाई है। फिर उसने एक एक करके दूसरों का परिचय कराया। ये 2 बहनें चू सियन और चू सियांग हैं। एक एनिमेशन डायरेक्टर है और दूसरी आर्ट डायरेक्टर। ये दोनों विजुअल स्टाइल, कैरेक्टर डिजाइन और बैकग्राउंड डिजाइन संभालती हैं। ये 2 ताओ जिन और दुआन हीपिंग हैं। इन्हें मैंने यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट से बहुत मेहनत के बाद चुना है। ये फोटोग्राफी और म्यूजिक देखते हैं। और ये हैं भाई हंगवे फू होंगी, एक पुराने दोस्त। वो प्रोडक्शन की देखरेख करते हैं, साधारण लाइनों में स्टोरी बोर्ड ब्रेकडाउन तैयार करते हैं और किरदारों की मूवमेंट और सीन स्टेजिंग पर दिशा निर्देश देते हैं। चेन फोंग के परिचय खत्म करने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए उन सभी से हाथ मिलाया। क्यूयन चुईयन और क्यूयोंग चियांग की आंखें और भी चमक उठीं और वे सबसे पहले बोली, जेम्स रिवर, भले ही हम एनिमेशन में काम करते हैं, पर हम दोनों सेरेना के बहुत बड़े फैन हैं। हम उनके हर गाने को सुनते आए हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। सच तो ये है कि हम इस कंपनी की ओर सिर्फ इसके नाम की वजह से खींचे चले आए। ताओ जिन और दुआन हीपिंग ने भी शर्मीली और थोड़ी झेप भरी मुस्कान दी। वे मेरे प्रशंसक थे। उन्हें चेन फोंग ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कंपनी में शामिल होने के लिए मना लिया था। हालांकि इसकी एक वजह यह भी थी कि चेन फोंग लोगों के प्रति वाकई ईमानदार था और जो सैलरी उसने ऑफर की थी उससे वे खुश थे। पूरा समूह बातें करते और हंसते हुए बाहर निकला। वे सभी युवा थे, इसलिए हर कोई जल्दी ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गया। वे दोनों लड़कियां खास तौर पर मेरे इर्द गिर्द घूमती रहीं और तरह तरह के सवाल पूछती रहीं, जिनमें से ज्यादातर सेरेना के बारे में थे। यह थोड़ा अप्रत्याशित था। मैं तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट देने आया था और किसी तरह शेयर होल्डर बन गया। अब मैं सिर्फ एक साधारण खाने के लिए आया था और ये किसी फैन मीट एंड ग्रीट, प्रशंसकों से मुलाकात में बदल गया था। मैंने चेन फोंग की ओर देखा, जो मेरे बगल में किसी बेवकूफ की तरह हंस रहा था, और मेरा मन किया कि उसे सुबह के बाजार में भेज दूं, तो वो मेरा नाम इस्तेमाल करके हर जगह से लोगों की भर्ती कर रहा था। शी एनिमेशन की स्थापना के बाद ये पहली फुल टीम डिनर थी। चेन फोंग साफ तौर पर बेहद खुश था। ये उसके एनिमेशन के सपने के सबसे करीब होने का पल था।
मेज पर माहौल पूरे समय गर्मजोशी और जीवंत बना रहा। सबकी उत्सुकता के आगे झुकते हुए चेन फोंग ने आखिरकार स्क्रिप्ट बाहर निकाली। हर कोई दिलचस्पी के साथ इकट्ठा हुआ और स्क्रिप्ट के कवर को देखा। उस पर एक बड़ा सा शीर्षक उन्हें घूर रहा था, द आउटकास्ट। नाम देखते ही हर किसी के मन में कुछ अंदाजे बनने लगे। एक चीनी एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम द आउटकास्ट हो, ये निश्चित रूप से एक्शन प्रधान होने वाली थी और हर कोई जानता था कि चीनी एनिमेशन में इसे निभाना कितना कठिन है। थोड़ी कमजोर स्क्रिप्ट में भी बहुत सारी कमियां होती हैं और एक्शन वाली स्क्रिप्ट को क्रियान्वित करना और भी मुश्किल होता है। सख्त समीक्षाएं, ये बहुत हिंसक नहीं हो सकता, फिर भी दर्शकों का ध्यान खींचना जरूरी है। बहुत सारी सीमाएं थीं और हमारी कंपनी सीधे शुरुआत में ही इस तरह के प्रोजेक्ट में कूद रही थी। सबके मन में दबे पांव संदेह उठ रहे थे। तभी फू होंगी ने कवर पलटा और उन्हें आगे पढ़ने दिया। मेज पर बैठे लोग कुछ नहीं बोले। उनके मन में जो भी शंकाएं थीं वे कंपनी में शामिल हो चुके थे, जिसका मतलब था कि वे इसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे। कहानी शुरू हुई एक शराबी आदमी लड़खड़ाते हुए एक अंधेरे सुनसान जंगल में खुद से बड़बड़ा रहा है। अनजाने में वो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और सोचता है कि एक कब्र के पास थोड़ा आराम कर ले। तभी मिट्टी खोदने वाले फावड़े की आवाज उस शराबी का ध्यान खींचती है। डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है, ठंडा पसीना छूटने लगता है। एक भूत। मैंने इसे बहुत सजीव तरीके से लिखा था। जो भी इस हिस्से तक पहुंचा वो आगे पढ़े बिना नहीं रह सका। जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प थी वो ये कि किरदारों के संवादों में एक गहरा क्षेत्रीय लहजा डायलेक्ट था। इसने पूरी कहानी को एक ताज़ा और अनपेक्षित एहसास दिया। इसके बाद थोड़ा बुद्धू सा दिखने वाला नायक जांग चुलान आया और फिर रहस्यमयी लड़की फंग बाओ की एंट्री हुई। नायक जिस दुनिया में कदम रख रहा था वो पहले की किसी भी चीज से बिल्कुल अलग महसूस होने लगी। पहले उसके दादाजी का शव चोरी हो गया, फिर वो ज़ोंबी से घिर गया। जैसे जैसे चेन फोंग स्क्रिप्ट के पन्ने पलटता गया, कहानी एक के बाद एक हुक मोड़ के साथ खुलती गई। देख रहे सभी लोगों की आंखें और भी चमकने लगीं। उनका उत्साह लगातार बढ़ रहा था। यह स्क्रिप्ट असाधारण थी और इतनी व्यापक थी कि महज सरसरी तौर पर पढ़ने से ही किरदारों के सजीव रूप उनके दिमाग में बिना किसी मेहनत के आकार लेने लगे थे। बैकग्राउंड डिजाइन वो सिचुआन लहजे वाली बहन बाओ और जांग चुलान जो ऊपर से आलसी और व्यंग्यात्मक लगता था पर अंदर से तेज और चालाक था, ये सब उभर कर आ रहा था। और फिर हिडन आर्ट्स, गुप्त कलाओं के साधकों की ये दुनिया धीरे धीरे अपना घूंघट हटाने लगी। सब जितना ज्यादा पढ़ते उतने ही मंत्रमुग्ध होते जाते और उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। एक बार जब ये एनिमेशन बन जाएगा तो यह निर्विवाद रूप से चीनी एनिमेशन की वर्तमान परंपराओं को उलटकर रख देगा। बात यह थी कि चीनी एनिमेशन इस समय भी अतीत के उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों में अटका हुआ था, लेकिन साधकों की इस दुनिया के भीतर का पावर सिस्टम पूरी तरह से नए प्रकार का कॉम्बैट फ्रेमवर्क था। इस बीच मैं मजे से खाना खा रहा था। पहले बातचीत में इतना उलझ गया था कि मुश्किल से कुछ निवाले ही खा पाया था। मुझे द आउटकास्ट पर पूरा भरोसा था। उसी पल मेज पर रखे मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने सिर उठाकर उन लोगों को देखा जो अब भी स्क्रिप्ट पढ़ने में मग्न थे। फोन उठाया और प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। कॉल लिन गुडोंग का था। जब हम हुइन में मिले थे तब हमने नंबर बदले थे। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वो बुजुर्ग इस समय मुझे किस लिए ढूंढ रहे हैं, पर मैंने बाहर जाकर कॉल उठाया और उन्हें तुरंत ग्रीट किया। गुड आफ्टरनून मिस्टर लिन, कैसे हैं आप? हा, गुड आफ्टरनून शियाओ जांग, तुम तो इन दिनों काफी छाए हुए हो। यहां हुइन में भी हर रोज तुम्हारे बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं। मैंने सहजता से कहा, इसमें कुछ खास नहीं था एल्डर लिन, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो बस घर पर रहकर नन्ही बच्ची का ख्याल रख रहा हूं। बिल्कुल साधारण जिंदगी। एक बार बाहर गया तो बस एक गाना गा दिया, मैंने ईमानदारी से कहा। मैं वाकई सिर्फ एक गाना गाने के लिए बाहर गया था, बाकी सारा समय मैं घर पर बच्चे के साथ था। बेटा, तुम उसे बस एक गाना गाना कहते हो। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। बात यह है, जैसा कि तुम जानते हो, हुइन बड़े हायांग सिस्टम के तहत एक डिवीजन है। टीवी स्टेशन एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, एक प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल प्रोग्राम। इसका विषय आज के युवाओं को प्रोत्साहित करना है कि वे हार न माने, आगे बढ़ते रहें और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करें। लिन गुडोंग फोन पर थोड़ा रुके। मैं तुरंत उनके शब्दों का इशारा समझ गया और जल्दी से जवाब दिया, मिस्टर लिन, उद्धरण चिन्ह, इस प्रोग्राम के लिए अभी भी एक गाने की जरूरत है ना? और आप मेरे पास ही आए हैं। हाँ, तुम वाकई बहुत तेज हो। बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी विभाग के संगीतकारों ने जो गाने तैयार किए हैं उनसे टीवी स्टेशन संतुष्ट नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारा ख्याल आया। लिन गुडोंग ने गर्मजोशी से हंसते हुए पूरी बात बताई। मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आना चाहता था, पर तुम अपनी पत्नी के शो में बिजी थे और वहां तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। अब टीवी स्टेशन का दबाव फिर से बढ़ गया है, तो मेरे पास पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या लगता है?
क्या तुम इस तरह के प्रोग्राम के लिए एक थीम सॉन्ग तैयार कर सकते हो? बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। प्रेरणादायक, साहसी, दृढ़, सपनों का पीछा करना, कभी हार न मानना। जैसे ही ये शब्द मेरे जहन में आए, मुझे लगा जैसे मैंने ये गाना कहीं सुना है। एक ऐसा गाना जिसे मैं अभी इसी वक्त गुनगुना सकता था। क्या ये वही गाना नहीं था जिसे मैं अपने स्कूल के दिनों में हर रोज सुनता था? मेरी पुरानी दुनिया का वो गाना, जवां दिल से सपनों का पीछा करना, चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट। इसका अर्थ ही था मेहनत और दृढ़ता, बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ना। वो गाना मेरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय था और उसने कई अवार्ड्स जीते थे। मिस्टर लिन, मुझे कुछ प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिली है। ये हो जाना चाहिए। शानदार, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शियाओ जांग, एक काम करो, क्या तुम कल फ्री हो? क्या तुम राजधानी आ सकते हो? मैं राजधानी में हुयांग टीवी पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर गाना काम कर गया तो हुयांग टीवी निश्चित रूप से तुम्हारी मेहनत का पूरा मोल चुकाएगा। लिन गुदोंग ने सीधे पूछ लिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि मेरा गाना दमदार होगा। राजधानी में हुयांग मुख्यालय जाने की बात सुनकर मेरी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, पर फिर मैं हिचकिचाया। मुझे लिली का ख्याल रखना था। वो अब स्कूल जाने लगी थी और मेरे पास सिर्फ वही समय होता था जब वो स्कूल में होती थी। पर एक बुजुर्ग खुद मुझसे कह रहे थे, और वो भी नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए गाना लिखने के लिए। इसे मना करना आसान नहीं था। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, मिस्टर लिन, मैं वाकई राजधानी नहीं आ पाऊंगा। मैं अभी घर पर बच्चे की देखभाल कर रहा हूं, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। एक काम करते हैं, मैं आज रात ही धुन और बोल, लिरिक्स लिखकर आपको भेज दूंगा। साथ ही एक छोटा डेमो भी रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। आप उसे सुनकर देख लीजिएगा कि वह काम करता है या नहीं। ये ठीक रहेगा। बच्चा पहले आता है। मैं आज रात तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। लिन गुदोंग से बात खत्म करने के बाद मैंने अपना सिर खुजलाया। एक तरफ एनिमेशन का काम अभी पूरी तरह सुलझा नहीं था और अब एक नया गाना भी आ गया। वाकई फुल टाइम हाउस डैड बनने का मेरा सपना दूर होता जा रहा था। पर क्या किया जा सकता है? जिंदगी ऐसी ही है। हर कदम पिछले कदम से जुड़ा होता है। शहर जाने के उस पहले कदम के साथ ही ये नतीजा लिखा जा चुका था। मैंने फोन रखा और बेकार की बातें दिमाग से निकालकर वापस प्राइवेट रूम में चला गया। अंदर जाते ही मैंने महसूस किया कि सबका उत्साह बदला हुआ था। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी और अब उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सबने मेरी तरफ देखा। उनमें सबसे बड़े फू होंगी पहले बोले, जेम्स, तुम्हारा ये एनिमेशन वाकई लाजवाब है। इस इंडस्ट्री में इतने सालों के अनुभव के बाद ये पहली चीनी एनिमेशन स्क्रिप्ट है जो इतनी शानदार है। मुझे यकीन है कि जैसे ही ये शो लाइव होगा, ये एनिमेशन की दुनिया में तहलका मचा देगा। बाकी चारों ने भी तेजी से सिर हिलाकर हामी भरी। इतनी तारीफ सुनकर मैं अपनी नाक रगड़ने लगा, थोड़ा शर्मा गया। ये तो मेरी पुरानी दुनिया के रचनाकारों की मेहनत थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। स्क्रिप्ट लिखते समय मैंने इस दुनिया के एनिमेशन पे रिसर्च की थी। यहाँ का चीनी एनिमेशन अभी भी पुराने ढर्रे पर था और कुछ नया आ भी रहा था, तो वो जापानी एनिम के स्टाइल से काफी प्रभावित था। मैंने द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट लिखते समय पहले और दूसरे सीजन को मिलाकर एक नया पहला सीजन तैयार किया था। इसकी खासियत ये थी कि ये चीन के इतिहास और विकास से जुड़ी थी और इसमें पारंपरिक चीनी स्कूलों और संप्रदायों के तत्व थे। जैसा कि उस दुनिया की वो मशहूर लाइन थी, जब राजकुमार ग्रैंडमास्टर को सम्मान देता है, सिर्फ एक लाइन ही चीन की परंपरा और दो अलग संप्रदायों के अंदाज को बयां कर देती थी। इसलिए स्क्रिप्ट को पसंद किया जाना मेरे लिए हैरानी की बात नहीं थी। चेन फोंग, ये देखकर कि हर कोई संतुष्ट है, खड़ा हुआ और मुझे भी खींचकर खड़ा कर दिया। वो चाहता था कि मैं प्रोत्साहन के 2 शब्द कहूं। मेरा भाई और कंपनी का हेड होने के नाते वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उसे इतना खुश देखकर मेरे पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए चेन फोंग की ओर देखा। ठीक है, तो मैं कुछ कहता हूं। आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे, पर आपके बॉस चेन फोंग यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन रास्तों से गुजरे हैं। उन्होंने, अरे, अपना मुंह बंद रखो। यह देखते ही कि मैं उनकी पोल खोलने वाला हूं, चेन फोंग ने घबराकर चिल्लाया और उसने फुर्ती से आकर मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अरे, कुछ प्रेरणादायक बोलो यार। तुम कहां जा रहे हो? मेज के चारों ओर बैठे बाकी लोगों की दिलचस्पी अब और भी बढ़ गई। उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि उनके बॉस चेन फोंग असल में किन हालातों से गुजरे हैं। उनकी प्रतिक्रिया देखकर साफ लग रहा था कि यहां जरूर कोई बड़ी कहानी छुपी है। मैंने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर चेन फोंग की ओर देखा। मेरा इशारा साफ था, और तुमने ही तो मुझे बोलने के लिए कहा था। और मेरा सच में मानना था कि उस मेज पर बैठे लोगों के लिए इससे ज्यादा प्रेरणादायक कुछ और नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से मैं अंत में वह बात नहीं कह पाया। चेन फोंग बाज जैसी नजरों से मुझ पर कड़ी निगरानी रखे हुए था। भरपेट खाने के बाद हर कोई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से भरकर वापस कंपनी की ओर चल दिया।
चेन फोंग को स्क्रिप्ट की समीक्षा, मंजूरी की प्रक्रिया और उससे जुड़े अन्य कामों के लिए ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जाना था। मैंने योजना बनाई थी कि मैं पीछे हट जाऊंगा और उसे ही सब संभालने दूंगा, पर चेन फोंग ने मुझे एक तरफ खींच लिया। वो चाहता था कि कुछ दिनों में मैं उसके साथ कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी चलूं ताकि हम वॉइस एक्टर्स, आवाज देने वाले कलाकार और अन्य पदों के लिए भर्ती कर सकें। चूंकि द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट पूरी तरह से मैंने तैयार की थी, इसलिए किरदारों की आवाज और उनकी खूबियों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। मैंने थोड़ा सोचा और मान गया। ये सच था, जिसने भी इस एनिमेशन को देखा था वो इसके किरदारों को मुझसे बेहतर नहीं समझता था। दोपहर के 3 बजे मैं घर पहुंचा और सोफे पर आधा लेट गया। आंखें मूंद कर मैं अपनी यादों में चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट की धुन, उसके अरेंजमेंट में इस्तेमाल हुए वाद्य यंत्र और रॉक म्यूजिक की उस खास रॉ स्क्रीमिंग क्वालिटी को गहराई से महसूस करने लगा। चूंकि ये हायांग की जरूरत थी, इसलिए मुझे संगीत को जितना हो सके उतना बेहतरीन बनाना था। मिस्टर लिन ने मेरी सिफारिश की थी, मैं बुजुर्ग को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने आखिरकार कलम उठाई और धीरे धीरे गाने के बोल और शीट म्यूजिक लिखना शुरू किया। मैंने इसे बहुत सावधानी से लिखा, यहाँ तक कि हर मोड़ पर कौन से वाद्ययंत्र का इस्तेमाल होना चाहिए इसका विस्तृत विवरण भी दर्ज किया। शाम के 4 बजे के बाद ही मैंने कलम रखी, कॉम्पोजिशन समिति और नन्ही लिली को स्कूल से लेने के लिए घर से निकल पड़ा। मैं जांगहुआ किंडरगार्टन के गेट पर पहुंचा ही था कि बच्चों की भीड़ में नन्ही लिली की आकृति दिखाई दी, पर आज उसका हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। किसी भी और दिन वो स्कूल से उछलते कूदते बाहर आती थी, पर आज वो अपने होठों को भींचे हुए बाहर आ रही थी, जैसे रोने से बचने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसे देखते ही मेरा दिल भर आया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अरे मेरी नन्ही राजकुमारी को क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? पापा की बाहों में सुरक्षित महसूस करते ही लिली और भी दुखी दिखने लगी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू छलकने लगे थे। पापा, फान शाओशा ने कहा कि मैं फिर से मोटी हो गई हूं। उसने कहा कि मैं एक छोटी सुअर, लिटिल पिग बनने वाली हूं। तो एक क्लासमेट ने उसका मजाक उड़ाया था। फान शियाओशा, वो शायद वही गोलमटोल बच्चा था जिसने तब कहा था कि उसके पापा गोबर खा सकते हैं। वैसे क्या वो खुद मोटा नहीं था? मैंने लिली को अपनी बाहों में धीरे से झुलाया और थोड़ा सोचा। वो वाकई थोड़ी भारी लगने लगी थी। ये मिया की बेबीसिटिंग का नतीजा था और ऊपर से इस बीच उसे स्नैक्स से भी प्यार हो गया था। उसका चेहरा भी पहले से गोल और भरा भरा हो गया था। तो क्या तुमने वापस कुछ नहीं कहा? फान शियाओशा तो तुमसे भी ज्यादा मोटा है। मैंने उसे कार की तरफ ले जाते हुए बहलाया। इस पर लिली ने अपने होंठ और भी बाहर निकाल लिए। मैंने कहा था, पर उसने कहा कि मैं बस उसकी तरह ही होने वाली हूं। मैं उसके जैसी नहीं बनना चाहती। ठीक है, तुम वैसी नहीं बनोगी, पर लिली को पापा की बात माननी होगी। रोज थोड़े कम स्नैक्स खाने होंगे, ठीक है? हम आंटी मिया जैसा नहीं करेंगे। वो खुद थोड़ी गोलमटोल हैं। अगर मिया यहां होती तो इस बात पर वो मुझे जरूर एक मुक्का मार देती। वो बेबी फैट है, मोटापा नहीं। लिली ने गंभीरता से अपना छोटा सा सिर हिलाया। मन ही मन उसने आंटी मिया और पोटैटो चिप्स को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। नन्ही लिली को इस तरह देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। सच है, औरत चाहे किसी भी उम्र की हो, वो खुद को मोटी कहे जाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 3 साल की लिली भी अपवाद नहीं थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी महिला को गुस्सा दिलाने का सबसे तेज तरीका उसे उसके मुंह पर मोटी कहना है। तब मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर अब हो गया। घर पहुंचने के बाद डिनर के वक्त भी लिली ने सामान्य से थोड़ा कम ही खाया। मैंने उसके साथ बैठकर थोड़ी देर कार्टून देखे और फिर उसे सुला दिया। जब वो सो गई तो मैं धीरे से बिस्तर से उठा और लिविंग रूम में आ गया। मैंने कंपोजिशन को एक बार फिर ध्यान से जांचा और ये सुनिश्चित करने के बाद कि इसमें कोई कमी नहीं है, उसे मिस्टर लिन गुदोंग को भेज दिया। बुजुर्ग शायद मेरे मैसेज का ही इंतजार कर रहे थे। भेजने के कुछ ही देर बाद कॉल आ गया। शियाओ जांग, तुम वाकई कमाल हो। ये बोल, ये धुन। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये गाना जरूर चुना जाएगा। लिन गुदोंग की उत्साहित आवाज सुनाई दी। मैंने फोन कान से थोड़ा दूर कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। एल्डर लिन को अगर ये पसंद आया है तो बस यही मायने रखता है। सिर्फ पसंद ही नहीं आया। शियाओ जांग, तुम्हारी बस एक ही कमी है, तुम अपने गाने के मुकाबले बहुत ज्यादा विनम्र, मॉडेस्ट हो। पहले वाले संगीतकारों के काम के बारे में तो कुछ अच्छा कहना भी मुश्किल था। तुम वाकई एक म्यूजिकल जीनियस हो। बुजुर्ग की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। मैं बस थोड़ा सा झेंपकर हंस दिया। म्यूजिकल जीनियस? मैं तो बस समय और स्थान के पार चीजों को पहुंचाने वाला एक साधारण ट्रांसपोर्टर हूं। उस साल का सबसे बेहतरीन रॉक गाना, इसकी कीमत तो वही जान सकता है जो संगीत समझता हो। मैंने मन ही मन उस असली कलाकार को नमन किया। मिस्टर लिन की आवाज गूंजती रही। शियाओ जांग, फिक्र मत करो,
एक बार ये गाना चुन लिया गया तो तुम्हें इसका बहुत ही उचित मुआवजा मिलेगा। चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट। वाकई क्या खूब दिल पाया है तुमने। मुझे ये गाना बेहद पसंद आया। तो मैं आपको एडवांस में ही धन्यवाद देता हूं एल्डर लिन। मैंने मन ही मन सोचा चलो एक और अच्छी खासी रकम आने वाली है और वो भी सीधे नेशनल ब्रॉडकास्टर से। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत अच्छे शियाओ जांग, हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम हर तरह से बेहतरीन हो, बस जरूरत से ज्यादा विनम्र मॉडेस्ट हो। तुम्हारे जैसी प्रतिभा वाले व्यक्ति को इतना संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुद को और खुलकर अभिव्यक्त करने की जरूरत है। लिन गुदोंग के शब्द फोन के जरिए फिर से सुनाई दिए। इस बार मैंने उन्हें बहुत गंभीरता से सुना। मेरी पुरानी दुनिया में मैं एक गुमनाम गीतकार था। यहां आने के बाद भी मेरी मानसिकता पूरी तरह बदली नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा बहुत झुककर और विनम्रता के साथ पेश आ रहा था। पर बुजुर्ग की बातों ने मुझे जैसे नींद से जगा दिया। इस दुनिया के लोगों की नजरों में मैं एक जीनियस था, ऐसा जीनियस जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सांसें रोक दी थीं। क्या ऐसे जीनियस को इतनी विनम्रता की जरूरत थी? नहीं। हालांकि अहंकारी होना गलत था, पर हद से ज्यादा विनम्र होना भी सही नहीं था। लिन गुदोंग की बातों ने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैंने फोन पकड़े पकड़े ही उन्हें बहुत ही ईमानदारी और दिल से धन्यवाद कहा। वो एक थैंक यू सुनकर लिन गुदोंग भी एक पल के लिए ठिठक गए। उन्हें ये समझने में थोड़ा समय लगा कि इस युवक को आखिरकार अपनी प्रतिभा के असली मूल्य का एहसास हो गया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब तक तुम इसे साफ देख पा रहे हो सब ठीक है। ये हुयांग के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक प्रमोशनल प्रोग्राम है। कल जैसे ही खबर आएगी मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट और बाकी चीजें बता दूंगा। मैं उन्हें साइन करने के लिए तुम्हें ईमेल कर दूंगा। मैंने हामी भर दी और कॉल खत्म हो गया। मिस्टर लिन की बातों से साफ था कि चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट का चुना जाना लगभग पक्का है। मैं सोफे पर बैठा रहा, तुरंत सोने नहीं गया। मेज पर रखे शीट म्यूजिक पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए मैं कुछ चीजों के बारे में शांत होकर सोचने लगा। रात शांति से बीत गई। अगले दिन बुजुर्ग की तरफ से खबर आ गई। हुयांग ने गाना कंफर्म कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया गया था। गाने की लाइसेंसिंग फीस 4 लाख तय हुई थी। प्रोग्राम प्रसारित होने के बाद गाना हुयांग के सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा, लेकिन इसे किसी पेवॉल के पीछे नहीं रखा जाएगा। कोई भी इसे पूरा सुन सकेगा। बस जो स्ट्रीमिंग रेवेन्यू होगा वो पूरी तरह मुझे मिलेगा। बेशक ये सारे भुगतान हुयांग के प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद ही प्रोसेस होंगे। प्रोग्राम महीने के अंत में प्रसारित होना था, जो कि बहुत जल्दी था। मुश्किल से एक हफ्ता बचा था। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हुयांग ने बाकी सारी तैयारियां पहले ही कर ली थीं। अब बस एक गायक चुनना और उसे फुटेज के साथ मैच करना बाकी था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। हुयांग द्वारा दी गई कीमत तो उचित थी ही, पर एक नेशनल चैनल के प्रोग्राम के साथ अपना नाम जुड़ना ही अपने आप में गर्व की बात थी। उधर चेन फोंग की तरफ शी एनिमेशन की स्क्रिप्ट ने भी ब्रॉडकास्टर का रिव्यू सफलतापूर्वक पार कर लिया था। इस दौरान मैं इतना व्यस्त था कि हर तरफ भाग दौड़ कर रहा था। कंपनी अभी खड़ी ही हुई थी, सब कुछ जीवंत हो रहा था। मैं थक गया था पर खुश था। मेरी अपनी जिंदगी स्थिरता से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मनोरंजन जगत में इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। सेरेना का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब रोजाना के ट्रेंडिंग चार्ट्स पर 10 में से 8-9 टॉपिक सेरेना और उसके आने वाले एल्बम के बारे में होते थे। बाकी के 1-2 टॉपिक में से एक अभी भी न्यू सॉन्ग फिनाले के दूसरे राउंड का वही वोट हेरफेर वाला स्कैंडल था। बिना किसी शोर शराबे के एक साया जैसे सबके सिर पर बैठ गया था। इंडस्ट्री के अंदर की बड़बड़ाहट अब तेज होती जा रही थी। सबसे पहले इसकी मार टीएनमे एंटरटेनमेंट पर पड़ी। उन्होंने पहले मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर आज तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। टीएनमे के मुख्यालय में फिर से एक सीनियर लीडरशिप मीटिंग बुलाई गई। लुगाओ चेहरे पर अंधेरा लिए बैठे थे और अपने चारों ओर इकट्ठा बोर्ड मेंबर्स को देख रहे थे। अब उन्हें इस दौरान हुई हर घटना और पूरी तस्वीर का बखूबी अंदाजा हो चुका था। हाँ, एक अकेले इंसान ने ठहरे हुए तालाब को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं आप सबको निकम्मा कहूं या उसे बहुत ज्यादा काबिल। लुगाओ की आवाज में कड़वाहट थी। जब सेरेना के लोकप्रिय होने के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे तब आप लोग कहां थे? अगर उस वक्त नंबर्स कंट्रोल करने की जरा सी भी कोशिश की जाती तो क्या सेरेना आज यहां होती? चेयरमैन के गुस्से को देखकर मैनेजमेंट के लोग सन्न रह गए। लुगाओ के बाईं ओर बैठे एक बोर्ड मेंबर ने दबी हुई हंसी के साथ बोलना शुरू किया। चेयरमैन, आप इसके लिए सबको दोषी नहीं ठहरा सकते। आखिर किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी तेजी से ऊपर आएगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अभी सबसे जरूरी ये सोचना है कि आगे क्या करना है। किसे पता था? ये सुनकर लुगाओ का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा। संभलने का मौका नहीं मिला? जेम्स रिवर ने सेरेना के लिए जो पहला गाना लिखा
उसने हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर कब्जा कर लिया और आप यहां खड़े होकर कह रहे हैं कि आप रिएक्ट नहीं कर पाए। क्या आप में से किसी ने वाकई द विंड राइजेस सुना था? आज के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ऐसा गाना आना और उससे पहले बी ऑर्डिनरी जैसा गाना, क्या आपके कान खराब हैं? हुयांग द्वारा खुद चुने गए गाने के लेखक के पास आप लोग समय रहते नहीं पहुंचे। आपने उसे शुरुआत में दबाने की कोशिश नहीं की और अब आप यहां खड़े होकर कह रहे हैं कि मौका नहीं मिला। लुगाओ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वो मुर्दों की सभा चला रहे हों। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या उसे पहले यिंग हाई एंटरटेनमेंट का संरक्षण नहीं मिल रहा था? हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। अब जब चीजें जो होना था वो हो चुका, अब हमें जवाबी कार्रवाई काउंटर मेजर्स पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कलाकार पहले ही बहुत हताश हैं। हम अब और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही बोर्ड मेंबर था जिसने घबराहट में अपने माथे का पसीना पोंछा और डूबती कश्ती को संभालने की कोशिश की। वो भी इस वक्त बोलना नहीं चाहता था, पर वो शेरों के मामले में लुगाओ के बाद दूसरे नंबर पर था और उसके साथ उसके रिश्ते सबसे करीबी थे। लुगाओ का मकसद सिर्फ पहले सबकी क्लास लगाना था। अब जब वो हो चुका था तो मीटिंग के असली एजेंडे पर आने का समय था। उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो, लुगाओ ने सीधा फरमान सुनाया। हमारे नाम के तहत चलने वाली हर कंपनी को नोटिस भेज दो। यिंग हाई एंटरटेनमेंट के साथ किसी भी तरह के व्यावसायिक लेन देन पर रोक लगा दी जाए। इस केक के टुकड़े पर पहला वार उन्होंने किया है। अब अगर हम अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालें तो हमें दोष मत देना। साथ ही उन सभी मीडिया घरानों, विज्ञापनदाताओं और सहयोगी कंपनियों को भी सूचित कर दें कि सेरेना के साथ जो भी सहयोग करेगा हम उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। जैसे ही मौजूदा एग्रीमेंट की अवधि खत्म हो, इस फैसले को जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाए। इसके अलावा शेंगशी एंटरटेनमेंट से संपर्क करें और उन्हें इस बारे में बताएं। तिएन शिनशी, वो देहाती गंवार समझ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। लुगाओ की बात खत्म होते ही बगल में बैठे एक बोर्ड मेंबर ने चिंता जताते हुए मुंह खोला। चेयरमैन लुगाओ, क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा रिएक्शन नहीं है? ये सीधे तौर पर यिंग हाई एंटरटेनमेंट के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। हमारा नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। ये सुनकर लुगाओ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हाथ लहराया। डेविड यांग, यिंग हाई का प्रमुख, बेवकूफ नहीं है। हमारा नुकसान बड़ा है, पर उसका नुकसान उससे भी बड़ा होगा। वो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। वो सेरेना के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देगा। इन शब्दों के बाद वो बोर्ड मेंबर सोच में पड़ गया और अंत में उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। इसके कुछ ही समय बाद पूरे मनोरंजन जगत को हिला देने वाली खबर हर बड़ी कंपनी के कानों तक पहुंच गई। तिएन में एंटरटेनमेंट ने सेरेना को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला कर लिया था। सेरेना को ब्लैकलिस्ट करना, हर छोटी और मध्यम स्तर की मनोरंजन कंपनी दंग रह गई। तिएन में बहुत बड़ा दांव खेल रहा था। अगर वे किसी ऐसे कलाकार को ब्लैकलिस्ट करते जिसका कोई वजूद न होता, कोई बैकिंग न होती, तो सब समझ सकते थे। ऐसा वे पहले भी कई बार कर चुके थे, लेकिन बिना किसी ठोस वजह के एक बेहद लोकप्रिय कलाकार को ब्लैकलिस्ट करना, जिसके खिलाफ दुर्व्यवहार का कोई रिकॉर्ड भी न हो, ये दांव उल्टा पड़ने का बहुत बड़ा खतरा था। फिलहाल सिर्फ बिग 3 बड़ी कंपनियां ही ऐसा कुछ करने की हिम्मत रखती थीं, और उनमें भी ऐसा होना बहुत दुर्लभ था। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब तिएनमे के ही एक मशहूर डायरेक्टर ने एक सेलिब्रिटी पर अनुचित दबाव डालने की कोशिश की थी और उस सेलिब्रिटी ने वेबो पर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसके बाद उस सेलिब्रिटी को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और वो गुमनाम हो गई। पर यह स्थिति अलग थी। पिछली बार वाली कलाकार खुद तिएनमे के अधीन थी और उसके पीछे कोई ताकतवर हाथ नहीं था। पर सेरेना, वो एक और दिग्गज कंपनी यिंग हाई की कलाकार थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पीछे उसके पति जैसा एक मॉन्स्टर खड़ा था जो हर कुछ दिनों में एक कालजयी, गॉड लाइक गाना बना रहा था। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी इंडस्ट्री को पछाड़ दिया था। तिएनमे एंटरटेनमेंट का दिमाग सठिया गया है। हर छोटी बड़ी कंपनी के लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था, फिर भी उनके मन के एक कोने में उम्मीद थी कि ये सच हो। आखिर अगर सेरेना वाकई ब्लैकलिस्ट हो जाती तो बाजार के केक में उनका हिस्सा बढ़ जाता। उस पल में इन छोटी कंपनियों ने कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप बैठकर तमाशा देखने का फैसला किया। उनकी कंपनियां छोटी थीं, वे किसी बड़े तूफान का झटका नहीं झेल सकती थीं। वे देख रहे थे कि यिंग हाई एंटरटेनमेंट इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। वे देख रहे थे कि शेंगशी एंटरटेनमेंट क्या कदम उठाता है। वे देख रहे थे कि बड़े इन्वेस्टर और मीडिया किस तरफ झुकते हैं। ऊपर से सब शांत दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर सब कुछ उथल पुथल हो चुका था। शेंगशी एंटरटेनमेंट के भीतर तिएन शिनशी ने एक और मीटिंग बुलाई। एक ही शख्स की वजह से बड़ी कंपनियों की ये दूसरी मीटिंग थी। बोर्डरूम में तीखी बहस छिड़ गई। लगभग हर किसी की अपनी राय थी। कुछ को लगा कि ये मामला उल्टा पड़ सकता है और शेंगशी को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों का मानना था कि सेरेना का वजूद उनकी कंपनी के हितों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और उन्हें तिएनमे का साथ देना चाहिए।
तिएन शिनशी ने बस अपनी छोटी आंखें सिकोड़ी और किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। काफी देर बाद जब सबको एहसास हुआ कि चेयरमैन ने एक शब्द भी नहीं कहा है, तब जाकर सब शांत हुए। तिएन शिनशी ने अपनी नाक पर टिके सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया और सहजता से कहा, ठीक है, आप लोगों की बहस खत्म हो गई? अभी तक काफी शोर मचा रहे थे सबने झेपते हुए एक फीकी हंसी दी। इस बुजुर्ग के सरल व्यवहार पर मत जाइए। वो एक सेल्फ मेड इंसान था जिसने एक माइनिंग डिस्ट्रिक्ट खनन क्षेत्र चलाने से शुरुआत की थी और आज उसे एंटरटेनमेंट की दुनिया का दिग्गज बना दिया था। ऐसा व्यक्ति कभी उतना सीधा नहीं होता जितना वो ऊपर से दिखता है। जैसा कि मनोरंजन जगत में सब जानते हैं, हम तीनों दिग्गज कंपनियां एक बेंचमार्क हैं। हम साझा हितों से भी बंधे हुए हैं। ये बात सालों से सब समझते आए हैं। भले ही संगीत हमारा प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी फोकस न हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस तरह के संभावित खतरे को बर्दाश्त करेंगे। हालांकि हम उस बूढ़े लोमड़ लुगाव को मुफ्त में फायदा भी नहीं पहुंचा सकते। क्या उन्होंने हमसे संपर्क करने के लिए लोग भेजे हैं? तो बात यह है, क्या हमारा अभी तिएनमे के साथ एक नए फिल्म और टेलीविजन प्रोजेक्ट को लेकर मुकाबला नहीं चल रहा है? उनसे कहिए कि वे उस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएं। तब हमें यहां उनके साथ शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तिएन शिनशी ने यह सब एक ऐसे व्यक्ति के शांत अंदाज में कहा जिसे पूरी स्थिति पर नियंत्रण हो। बोर्डरूम में मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। वही बोर्ड मेंबर फिर से बोल पड़ा। इस बार उसकी आवाज में प्रशंसा थी। शानदार, वाकई शानदार। इसीलिए चेयरमैन तिएन का कोई मुकाबला नहीं है। एक तीर से दो निशाने, वाकई बहुत ही चतुर चाल है। बोर्ड मेंबर माली यांग ने तारीफों के पुल बांध दिए। तो चेयरमैन तिएन ने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। यहां तक कि न्यू सॉन्ग वोटिंग के दौरान किंग लू को भेजना भी उनकी दूरदर्शिता का हिस्सा था। तिएन शिनशी मन ही मन हंसे। उन्हें ये माली यांग नाम का बोर्ड मेंबर जितना ज्यादा अपनी प्रशंसा करते दिखा, उतना ही उन्हें वो पसंद आने लगा। उधर यिंग है एंटरटेनमेंट में भी मीटिंग चल रही थी, जहां का बोर्डरूम उतना ही शोर शराबे से भरा था। खास तौर पर एंजेला और विक्टर जांग के बीच तीखी बहस हो रही थी। इन दोनों ने मेरी जेम्स रिवर की शून्य से शिखर तक की यात्रा अपनी आंखों से देखी थी। सिर्फ वे ही समझते थे कि मैं कितना खतरनाक और सक्षम हो सकता हूं। इस बीच डेविड यांग शांति से हाथ बांधे बैठे थे। एंजेला अपने पिता को इस तरह शांत देखकर झल्ला रही थी। भले ही वो उनकी बेटी थी, पर प्रोफेशनल दुनिया में कंपनी रिश्तों को नहीं पहचानती थी। वहां वो सिर्फ एक वाइस डायरेक्टर थी। चेयरमैन यांग, क्या आप कुछ कहेंगे? आपने क्या फैसला किया है? हमें सीधा जवाब दीजिए। एंजेला के अलावा किसी और में डेविड यांग से इस तरह सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। वह गुस्से में अपने पिता से जवाब मांग रही थी। डेविड यांग ने उसी शांत आवाज में कहा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें 2 साल तक टॉप टियर रिसोर्स और आजादी देनी होगी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो जेम्स रिवर उसे ले जाएगा। हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए सेरेना को किनारे शेल्व कर दो। सारे रिसोर्स वापस ले लो। मीटिंग खत्म। एंजेला तुरंत विरोध में खड़ी हो गई। उसे लगा कि उसके पिता डरपोक होते जा रहे हैं। सामने वाली कंपनी दिग्गज थी, तो वे भी तो दिग्गज थे। क्या वाकई उनकी धमकियों से डरने की जरूरत थी? हालांकि बोर्डरूम में कुछ लोग खुश भी थे। दूसरे डिपार्टमेंट के कलाकारों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके मन में सेरेना के लिए पहले से ही काफी कड़वाहट थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब चले गए, पर एंजेला वहीं रुकी रही। पापा, मुझे आपसे जवाब चाहिए। डेविड यांग अचानक मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी गुस्से में भरी बेटी को देखा, उठकर उसके पास आए और उसे शांत करते हुए बोले, एंजेला, पहले बैठो। पापा को धीरे धीरे समझाने दो। एंजेला, जो बाहर वालों के सामने बहुत गंभीर और कूल रहती थी, अपने पिता के सामने एक छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। डेविड यांग ने मन ही मन एक आह भरी, बेटियों के पिता ही जानते हैं कि आप बाहर कितने ही बड़े क्यों न हो, अपनी बेटी के सामने आप हार ही जाते हैं। एंजेला, क्या तुमने कभी सोचा है कि जेम्स रिवर ने सेरेना को हमारे यिंग हाई में लाने और उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए क्यों चुना? टॉप रिसोर्स और आजादी की बात छोड़ो, सबसे जरूरी क्लॉज धारा यह है कि हमें 2 साल तक ये सब देना ही होगा। अगर हम मुकरते हैं तो वो बिना एक पैसा चुकाए सेरेना को ले जा सकता है। मुझे कहना होगा कि जेम्स रिवर अब तक का सबसे स्मार्ट युवक है जिससे मैं मिला हूं। डेविड यांग ने आगे समझाया। उसने हमें एक विकल्प दिया था। अगर हम 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट निभाते हैं तो सबका फायदा होगा। अगर नहीं निभाते तो बाहर से देखने में लगता है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, पर असल में उसने सेरेना के लिए शुरुआती विकास और एक पहचान बनाने का कीमती समय हमारे प्लेटफॉर्म से जीत लिया है। डेविड यांग को याद आया कि कैसे मैं उसी बोर्डरूम में बिना किसी हिचकिचाहट के बैठा था। अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें समझ आया कि मैंने अपने बाहर निकलने का रास्ता, एग्जिट प्लान, बहुत पहले ही तय कर लिया था। एंजेला अविश्वास के साथ अपने पिता को देखती रही। पापा, आप कह रहे हैं कि जेम्स रिवर ने पहले से ही खुद के लिए पीछे हटने का रास्ता तैयार कर रखा था? डेविड यांग ने सिर हिलाया। मैं भी सेरेना को जाने नहीं देना चाहता,
पर TNM एंटरटेनमेंट के साथ सीधे टकराने से दोनों पक्षों का नुकसान होगा। बाहर शेंगशी एंटरटेनमेंट और बाकी छोटी कंपनियां भी गिद्धों की तरह देख रही हैं। कंपनी के हित सबसे ऊपर हैं। हमारे पास उसे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या सेरेना के जाने के बाद जेम्स रिवर के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा? वे अब कोई अनजान लोग नहीं हैं। हमने उन्हें सेरेना का नाम स्थापित करने के लिए एक बड़ा मंच दिया और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। डेविड यांग ने एक गहरी सांस ली। सेरेना वाकई भाग्यशाली महिला थी। मनोरंजन जगत के भीतर भले ही तूफान मचा हुआ था, पर बाहर जनता के लिए सब कुछ शांत था। नेटिजन्स खुशी खुशी सेरेना के एल्बम और उसके आने वाले गानों के बारे में अटकलें लगा रहे थे। दर्शकों की भूख कभी खत्म नहीं होती थी और वे मेरे जेम्स रिवर के नए संगीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी समय सेरेना ने एल्बम का आखिरी गाना रिकॉर्ड करना खत्म किया था और अपने प्राइवेट रेस्ट एरिया में बैठी थी। मिया मेज पर झुकी हुई सेरेना का आने वाला शेड्यूल चेक कर रही थी। पिछले कुछ दिन उन्हें पूरी तरह से थका चुके थे। सुबह से रात तक रिकॉर्डिंग और प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं था। आने वाले समय का शेड्यूल भी एक के बाद एक गतिविधियों से भरा हुआ था। सेरेना ने अपने कंधे ढीले किए, फोन निकाला और वीचैट खोला। मेरे साथ उसकी चैट हिस्ट्री अभी भी कल रात की बातचीत पर रुकी हुई थी। वीचैट के संदेशों को देखकर सेरेना के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। लिली ने शायद कल रात सोते समय अपना कंबल हटा दिया था। उसे नहीं पता था कि मैं किस समय सोया था। यह सोचकर सेरेना के चेहरे पर एक बार फिर गर्माहट दौड़ गई। लिली बिल्कुल उस पर गई थी। दोनों में से कोई भी ठीक से नहीं सोता था। उसी समय विश्राम कक्ष रेस्टरूम का दरवाजा अचानक खुला। सेरेना और मिया ने एक साथ ऊपर देखा। वो मिस क्लेयर थीं जो वापस आई थीं, पर उनके चेहरे के हाव भाव बहुत बिगड़े हुए थे। मिस क्लेयर, क्या कुछ हुआ है? सेरेना ने फोन नीचे रखा और पूछा। सेरेना, बहुत बड़ी बात हो गई है। कंपनी ने तुम्हारे आने वाले सभी शेड्यूल रद्द कर दिए हैं और आगे से वे कोई संसाधन रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं कराएंगे। मुझे अभी खबर मिली है। ऐसा लगता है कि बाहर से किसी ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने की चाल चली है। ब्लैकलिस्ट? क्यों? मिया ने जैसे ही ये शब्द सुने वो अपनी जगह से उछल पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें सेरेना को ब्लैकलिस्ट करने का क्या हक है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। सेरेना ने कुछ नहीं किया है। सेरेना की भौहें भी तन गईं। उसे भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। मिस क्लेयर ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर उठ रहे गुस्से को दबाया। अभी अभी उनकी कंपनी के कुछ मैनेजमेंट के लोगों से बहस हुई थी। खास तौर पर लीना के उस एजेंट से उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो वाकई आग लगाने वाली थी। शायद इसलिए क्योंकि सेरेना इस वक्त बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और उसने दूसरों के हिस्से के मुनाफे में सेंध लगा दी है। ऐसी चीज बिग 3 कंपनियों के बाहर कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता। या तो TNM ने दबाव डाला है या शेंगशी ने, या हो सकता है कि दोनों ने मिलकर ये कदम उठाया हो। मिस क्लेयर इतने सालों से मैनेजर थीं। उन्हें मनोरंजन जगत की नब्ज अच्छी तरह पता थी। उन्हें हमेशा से डर था कि सेरेना के लिए इस तरह की मुसीबत खड़ी हो सकती है। उन्हें बस ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, और वो भी धीरे धीरे दबाने के बजाय सीधे ब्लैकलिस्ट के रूप में। तो अब हम क्या करें? क्या कंपनी सेरेना को ठंडे बस्ते में डाल देगी? मिया चिंतित थी। वो फिक्र भरे चेहरे से सेरेना को देख रही थी। मिस क्लेयर ने भी सेरेना की ओर देखा। सेरेना, जेम्स रिवर से संपर्क करो। अभी सिर्फ वही है जो इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता निकाल सकता है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा है। अगर यिंग हाई उसे तोड़ता है तो हम किसी भी समय यहां से जा सकते हैं। सही कहा। जेम्स रिवर को फोन करो। अपने पति को बुलाओ और बताओ कि तुम्हें परेशान किया जा रहा है। जैसे ही मिया ने मेरा नाम सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। बिल्कुल। क्या हमारे पास अभी भी वो मॉन्स्टर नहीं है? वे हमें डरा नहीं सकते। सेरेना सिर्फ एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने सिर हिला दिया। वो जानती थी कि यह पीछे हटने का समय नहीं है। इसके अलावा वो और मैं अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पिछली बार जब कुछ हुआ था और उसने मुझे नहीं बताया था तो वो इसलिए था क्योंकि उसके मन में कुछ संकोच था, पर अब वे सारी झिझक खत्म हो चुकी थी। शनिवार का दिन था। मैं लिली के साथ मॉल में था, घूम रहा था और उसके लिए नए कपड़े खरीद रहा था। एक स्टे एट होम डैड के रूप में अपनी बेटी को खूबसूरती से सजाना एक पवित्र कर्तव्य जैसा था। सेल्स असिस्टेंट फिटिंग रूम में नन्ही लिली को नए कपड़े आजमाने में मदद कर रही थी। मैं बाहर सोफे पर अकेला बैठा इंतजार कर रहा था कि मेरा फोन बजा। मैंने कॉलर आईडी देखी और बिना सोचे ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। हे, आज दोपहर में मुझे कॉल करने का समय कैसे मिल गया? जेम्स, बुद्धू, मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सिर्फ एक साधारण वाक्य ने मेरे चेहरे की मुस्कान को पूरी तरह गायब कर दिया। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। किसी ने काफी साहसी कदम उठाया है। यिंग हाई ने क्या कहा? मेरा आने वाला सारा शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया है और उन्होंने रिसोर्स भी काट दिए हैं। काफी बड़ा खेल खेल रहे हैं।
यिंग हाई एंटरटेनमेंट की स्थिति समझने के लिए मुझे बस एक पल के सोच की जरूरत थी। जब मैंने सेरेना को यिंग हाई भेजा था तो योजना का एक हिस्सा हमेशा से उनकी बैकिंग को ढाल शेल्टर के रूप में इस्तेमाल करना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पेड़ इतनी जल्दी अविश्वसनीय साबित होगा। ठीक है, मैं समझ गया। मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहीं आ रहा हूं। सेरेना ने धीरे से हूं कहा, पर उसके बोलने का अंदाजा बदल चुका था। उस आवाज के मालिक का स्वर अब काफी खुश महसूस हो रहा था। ठीक है, मैं फोन रखती हूं, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कॉल खत्म हो गया। सेल्स असिस्टेंट लिली को नए कपड़ों में लेकर बाहर आई। नए कपड़ों में लिली परियों की कहानी की किसी नन्ही राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसके बालों में बंधे 2 छोटे बटरफ्लाई बोज उसके मुस्कुराते चेहरे के साथ इधर उधर उछल रहे थे। मैंने सेल्स असिस्टेंट से लिली को लिया, पुराने कपड़े समेटे और बिल चुकाया, फिर नन्ही को गोद में उठाकर एग्जिट की तरफ चल दिया। लिली, क्या हम मम्मा को देखने चलें? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और लिली के गोल मटोल गाल को धीरे से सहलाया। मम्मा शब्द सुनते ही लिली की आंखें चमक उठीं। हाँ, लिली भी मम्मा को बहुत याद कर रही है। ठीक है, फिर अभी चलते हैं। लिली हंसने लगी। पापा, क्या मम्मा नन्ही लिली को याद कर रही हैं? हाँ, वो कर रही हैं। और इस बार हम मम्मा को घर लेकर चलेंगे। वे दोनों मॉल के पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गए। उनकी हंसी खुले आसमान के नीचे गूंज रही थी। दोपहर के 3 बजे मैं यिंग हाई एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग पहुंचा, कार पार्क की और लिली को गोद में लिए सीधा अंदर चला गया। रास्ते में काफी लोगों ने मुझे बच्चे को ले जाते हुए देखा। जिन्हें पता था कि क्या हुआ है, उनकी निगाहें कतरा रही थीं, पर वे लिफ्ट में जाते हुए मुझे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि सेरेना का सबसे बड़ा पत्ता कार्ड आ गया है। वे ये जानने को भी उत्सुक थे कि यह आदमी जो अचानक कहीं से आया और मनोरंजन जगत में अपना नाम बना लिया, इस स्थिति को कैसे संभालेगा। मैं बिना किसी रुकावट के 12वीं मंजिल पर पहुंचा। मैंने सेरेना के रेस्टरूम का दरवाजा खोला। सेरेना, मिस क्लेयर और मिया सोफे पर बैठी बातें कर रही थीं। उन सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आखिर ये वाकई एक पेचीदा स्थिति थी। अब तक कोई भी बड़ी कंपनी की इस तरह की आपसी लड़ाई के बीच फंसकर उभर नहीं पाया था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उन सबने एक साथ ऊपर देखा और मुझे देखते ही हर चेहरे पर